नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो हम लोग के पास दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? बताया गया है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब बी अगर एक कार्य करता है तो ए आपका 3 कार्य कर देता होगा, तभी तो बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ठीक है, आगे बताया गया है सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। यहां दे दिया हम लोग के पास इफिशियंसी। अब आगे टाइम का बात कर लिया गया है। क्या बताया गया है कि सी अगर अकेले उस कार्य को करता है तो 48 दिन का समय लेता है। और फिर बताया गया कि ए बी और सी तीनों मिलके अगर कार्य करता है, ठीक है, ए बी और सी अगर मिलके कार्य करता है तो उस कार्य को 16 दिन में सलटा देता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? बोलिए, अगर टाइम का रेशियो दिया गया है तो इफिशियंसी का रेशियो हम लोग यहां से निकाल देंगे। बोलिए एलसीएम लीजिए, कितना हुआ टोटल वर्क? बोलिए 48। तो कितना जाए कार्य क्षमता? बोलिए कि इसका आ गया 1 और 16 48, इसका आ गया 3। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा माथापच्ची होने वाला है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का जो कार्य क्षमता है वह 3 यूनिट है और सी का अकेले का 1 यूनिट है। सी का अकेले का अगर 1 यूनिट है तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? बोलिए दोनों का 2 हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए ये भी कार्य क्षमता है कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता यहां कितना है? बोलिए 4 है। यहां 2 है और यहां 4 है, तो डाटा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस रेशियो को समझिएगा, ये लिखे केवल समझाने के लिए, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 4 है और इधर 2 के बराबर है। ए प्लस बी का मान 2 है और इधर ए प्लस बी का मान 4 है। तो इस रेशियो को, ये ना कार्य क्षमता का अनुपात ये है ना, इसको आप लोग 4 से गुना कर दीजिए और इसको आप लोग 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो कार्य क्षमता का जो फाइनल रेशियो आया ए प्लस बी का कितना आ जाएगा? बोलिए सी का आ जाएगा, अनुपात में अगर गुना कीजिएगा दोनों में गुना करना पड़ेगा ना। बोलिए हाँ, तो सी का आ जाएगा 4 और ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? बोलिए 12। तो यहां भी आप 2 से गुना किए, रेशियो में आप किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो कार्य क्षमता का फिर से अनुपात हम लोग निकाल दिए गुना भाग करने के बाद, कितना हो गया? बोलिए 6:2। कोई दिक्कत? ऐसा किए किसी को कोई दिक्कत? रेशियो में हम किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी संख्या में भाग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जितना साथ में है उस अनुपात में जितना संख्या है सभी में गुना कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए का कार्य क्षमता 6, बी का कार्य क्षमता 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका कार्य क्षमता 6, बी का कार्य क्षमता 2 और सी का, ये तो 1 खत्म हो गया ना, क्योंकि गुना कर दिए तो इसका तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, और सी का कार्य क्षमता कितना हो गया? 4 गुना कर दिए है ना, तो 6 4 10 2 12, बिल्कुल सही बात है। और इधर भी कितना है? अगर ये सी आपका 4 है तो ये ए प्लस बी का मान कितना आया? बोलिए 8। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान 8। बोलिए बिल्कुल रेशियो अब हम लोग का बैलेंस हो चुका है। जो भी डाटा में उल्टा पुल्टा किया गया था, अब डाटा हम लोग क्या कर लिए? सही कर लिए। बोलिए अब ऊपर वाला जो डाटा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आप रेशियो में गुना भाग किए हैं तो टोटल वर्क जो आप निकाले होंगे ये भी तो उल्टा पुल्टा निकला होगा, गलत हो गया होगा। इसमें भी किसी संख्या से गुना करना पड़ता। बोले छोड़िए, हटाइए, क्या गुना कीजिएगा। एक लाइन फिर से दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम जिस संख्या से गुना किए उसमें भी गुना करते तो निकल जाता, लेकिन छोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर उस कार्य को करता है तो 16 दिन में खत्म कर देता है। तो अगर हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर कार्य करता है तो 1 दिन में कितना कार्य होता होगा? तो बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का साथ का इफिशियंसी 12 यूनिट है। इसका मतलब तीनों अगर मिलके एक साथ कार्य करता है तो 1 दिन में 12 यूनिट कार्य करता होगा। और टोटल वर्क को खत्म करने के लिए 16 दिन तक कार्य किया है। इसका मतलब टोटल वर्क जो है वह कितना है? बोलिए 1 दिन में 12, 16 दिन में 16 गुना 12। कोई दिक्कत? टोटल वर्क कितना है?
तो पूछा गया है कि अगर बी अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना समय लेगा। तो बी अगर एक दिन में कार्य करता है तो कितना कार्य करता है, बोलिए 2 यूनिट कार्य करता है। तो टोटल कार्य को अगर करेगा तो कितना समय लेगा, तो 2 से भागा दे दिए। समझ पाए, ये कार्य क्षमता है। और ऊपर वाला जो था इसमें तो गुना भाग कर दिए, ये जो रेशियो था इसमें भी हम लोग गुना भाग कर दिए। तो ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो टोटल वर्क मेरा इतना था 16 गुना 12, और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो इतना कार्य करने में कितना समय लगेगा, बोलिए इसको 8 से कटा दीजिए, 12 8 96, और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए बिंदास नहीं। देखिए समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो इस सवाल को अब दोबारा सोल्व करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकेंड काफ़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे, उड़ाइए इसको। प्रश्न क्या है, किसी आइटम पर कितना है 25,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपया में बेचा जाता है। सीजन का डिस्काउंट कितना था। ठीक है, मस्त सवाल है। तो देखिए एमआरपी जो था 25,000 रुपया था उस वस्तु का, कितना था, और सबसे पहले 5% छूट दिया। तो 5% आप निकाल के भी घटा सकते हैं। ठीक है, 25,000 का 5% निकाल के घटा सकते हैं, या डायरेक्ट इसका 95% निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और देखें कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिए कि 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 पर 1 का छूट मिला, मतलब वह सामान कितना में बिका, बोलिए 19/20 में। ठीक है, तो हम लोग अगर इससे गुना कर देंगे, 19/20 से अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट वही निकल जाएगा कि कितना में वह सामान बिका 5% काटने के बाद। तो वही करते हैं कि 25,000 रुपया है, और इसका हम लोग 19/20 निकाल देते हैं। तो ये सुन्ना कट गया, और गुना करेंगे 19 से। ठीक है, बट्टे नीचे 2 छोड़ देते हैं, तो 00 तो आने वाला है, बोले 00 तो आ गया। 19 पच्चे 95, करीब 5, और हाथ मारा कितना, बोलिए 9। 19 दूना 38, 38 2 40, 40 7 47। ठीक है, ये आया रुपया। ठीक है, तो अभी 2 से भागा देना बाकी है। तो 2 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए कि 23 दूना 46। ठीक है, 23 दूना 46, और ये हो गया आपका 7 दूना 14, और ये आपका 5। ठीक है, और एक 0 चिपकेगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। अब देखिए कि 5% अगर 25,000 रुपया दाम था तो 5% छूट दिया, तो ये सामान कितना में बिकना चाहिए, बोलिए इतना रुपया में बिकना चाहिए। लेकिन वह सामान कितना में बिका है, बोलिए ये सामान बिका है भैया आपका 20,900 रुपया में। तो इसका मतलब दूसरा जो छूट दिया वह कितना रुपया के बराबर है, तो बोलिए घटा दीजिए। ठीक है, ये तो 5 आ गया, ये कितना हो गया, बोलिए कि 17 हो गया। तो 9 8 17, और 2 16 17, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कितना बचा, बोलिए 2, और ये 2 2 कट गया। मतलब कि दूसरा जो छूट मिला इस पर 23,750 पर जो छूट मिला वह कितना रुपया का छूट मिला, बोलिए 2850 रुपये का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 23,750 का x% बराबर 2850 रुपया। ठीक है, अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, काहे कि एग्जाम में जब बैठिएगा तो कैलकुलेशन जैसे आता है ना, दिमाग भारी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना परसेंट है, अंदाज लगाइए कि 5, देखिए ये 23,750, 23,750 का अगर 10% भी होता तो 2375 रुपया होता। 10% का मतलब समझ रहे, पॉइंट यहाँ पे आ जाता। तो 2350 रुपये का, 2375 रुपये का छूट मिलता। 10% को अगर हम लोग छोड़ते तो 2375 रुपया का छूट मिलता। लेकिन ये जो है 2850 रुपये का छूट मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा अधिक छूट मिला है। अब 11% मारे या 12% मारे, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आप देखिए कि अगर ये 10% इतना है तो 1% यहाँ पे होगा 237 रुपया। तो ये जो आपका देखिए समझिएगा कि मान लीजिए 10% छूट दिया तो कितना दिया, बोलिए 2375 रुपया 10%। लेकिन अगर 1% का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 237 रुपया 50 पैसा। 1% तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि अगर 300 200 500
ठीक है। ये खुदरा खुदरी कितना 600, फिर भी 2800 पर नहीं पहुंचा। इसका मतलब तो 100% 12% ये छूट दिया होगा। ये 1% आप इतना तो फिर एक बार जोड़ दीजिए ना, उतना दिमाग क्या लगाना है। देख लेते हैं 12%, तो ये 0 0 0 0 हाथ मरल 1 7 14 14 और कितना 6 20 करी 0 हाथ मरल कितना 2 7 2 9 9 3 12 12 3 15 की 5 हाथ मरल 1 4 4 2 6 6 2 8 और ये रहा। ठीक है, इसका मतलब 110% अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वह जो दूसरा छूट मिला वह 12% के बराबर था। कोई दिक्कत? वही पूछा गया कि सीजन का डिस्काउंट कितना था। अंकित मूल्य पर तो 5% छूट दिया जा रहा था, लेकिन सीजन का डिस्काउंट कितना था, मतलब सेकेंड डिस्काउंट कितना था, तो बोलिए 12%। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है बताना है। बताया गया कि पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मतलब जीरो बेस का बात किया गया है। ये आपका क्या मान लें, इधर फादर या सन, चलिए इधर फादर मान लेते हैं और इधर आपका सन मान लेते हैं। बताया गया कि पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना, अच्छा 3 वर्ष अधिक है ना, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो x मान लेते हैं। तो 3 गुना होता तो 1:3 करते हैं, लेकिन 3 वर्ष अधिक चिपका दिया तो हम लोग भी थोड़ी डरने वाले हैं, x चिपका दिए कि मान लिए कि पुत्र का जो वर्तमान आयु कितना था, बोलिए x वर्ष, तो पिता का वर्तमान आयु क्या होगा, पुत्र की आयु के 3 गुने, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, 3 वर्ष अधिक, दोनों को हम लोग रेशियो में ले लिए। अब ये कितनों साल रहे, ये कितनों साल रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम दोनों को रेशियो में ले लिए, तुम अलग रहो तुम अलग रहो। ये कब है, जीरो बेस, ठीक है, वर्तमान समय का बात, ठीक है, जीरो बेस मतलब क्या, वर्तमान समय का बात, ना 1 वर्ष आगे और ना 1 वर्ष पीछे। अब बताया गया कि 3 वर्ष के बाद, अगर 3 वर्ष के बाद बढ़ेगा तो बाप भी 3 वर्ष बढ़ेगा, बेटा भी 3 वर्ष बढ़ेगा, तो हम लोग दोनों को 3 वर्ष आगे इस टाइप से शो कर दिए कि 3 वर्ष के बाद अगर ये पिता बढ़ा होगा तो बोलिए कि 3x और +3 में 3 जोड़ दें कितना होगा, बोलिए 6, ये हो गया पिता। और पुत्र कितने का होगा, पहले बोलिए 3 वर्ष पहले x का था, तो ये अभी 3 साल ये भी बढ़ गया, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल में बताया गया है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, पिता का आयु कितना है, यहां पे लिखिए कि 3x + 6 पिता की आयु है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा, तो पुत्र का आयु कितना है, बोलिए कि x + 3, इसको अगर आप 2 से गुना करके 10 वर्ष जोड़ दीजिएगा तब बाप की उम्र का बराबर होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सोल्व कीजिए और x का मान चिपकाइए। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है तो बन जाएगा, बोलिए हल्का सा, तो 3x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 2x + 6 और प्लस ये 10 16 चिपका दें, बोलिए एकदम, और ये 6 को उठा उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए कि 16 - 6 तो 10, और ये 2x 3x में घट गया, तो x बराबर निकल गया आपका 10। अगर x बराबर 10 निकल गया तो पिता का वर्तमान आयु ये 10 × 30 और +3, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 हो तो 7वां पद क्या होगा। ठीक है, इस सवाल तो मुझवानी आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डिजिट उल्टा पुल्टा आए, ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो कैसा भी सवाल हो, कितनों डिजिट भारी कर दे तो आप उसको तोड़ मड़ोड़ के बना ही दीजिएगा। तो प्रोसेस हल्का हल्का सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, बोलिए tn बराबर क्या होता है, tn, n कहने का मतलब क्या, फलानवा टर्म, चिलनवा टर्म, 10वां पद, 20वां पद, डायरेक्ट निकालिएगा कैसे कि मान के चलिए किसी संख्या का 5वां पद 50 है, तो यहाँ n के जगह पे 50 मतलब 5 हो जाएगा, 5वां पद 50 है तो ये n के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे और ये जो टर्म निकलेगा उसका मान 50 होगा। समझिएगा tn बराबर क्या होता है फार्मूला कि a + n - 1
n माइनस वन इंटू डी। बोलिए ए क्या है, ए है आपका प्रथम पद, n क्या है पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, तो ये अंक का मान है, 1 2 3 कम्मा पद है। और डी क्या है, बोलिए समांतर माध्य है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह है आपका डी। तो बताया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। दूसरा पद क्या है आपका 13, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट 13 लिख दें। ठीक है, दूसरा पद 13 है, तो ए का मान तो हमें पता नहीं है, पहला पद क्या हमें पता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि यह दूसरा पद है, इसका मतलब यहां पे जो हम n का मान रखेंगे, ठीक है, यहां पे n का मान क्या रखने वाले हैं, बोलिए दूसरा पद है तो 2 रखेंगे, और 2 में अगर 1 घटा देंगे तो 1 में d से गुना करेंगे तो 1 प्लस डी, और ये जब निकला पद वह डायरेक्ट बताया गया है कि 13 है। समझने में कोई दिक्कत, बोलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी टाइप से बताया गया है कि पांचवा पद जो है वह 25 है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 25 बराबर a प्लस n माइनस वन। n कितना है इस बार, बोलिए कि पांचवा पद है तो 5 होगा n, और इसमें 1 घटा दीजिए, बोलिए 4, और d से गुना कीजिएगा तो 4d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बोलिए समझ पा रहे हैं। अब दोनों समीकरण को सोल्व करके ए बी सी डी का मान निकाल दीजिए। बोलिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए को घटाइए, बोलिए दोनों समीकरण घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए से ए साफ, माइनस का 3d और निकल गया माइनस का 12। ठीक है, माइनस से माइनस साफ, ये 3 चौके 12, तो कहने का मतलब क्या आ गया कि d बराबर आ गया आप लोग के पास 4। अगर d बराबर 4 आ गया तो d का मान यहीं रख दीजिए। d का मान अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 4 को उठा के इधर भेज देंगे, बोले 9 4 13, तो a का मान आ गया आप लोग के पास कितना 9। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा गया, सातवां पद बताइए, तो सातवां पद भी निकाल देते हैं। सातवां पद मतलब क्या, t7 पूछ रहा है कि सातवां पद क्या होगा, tn लिखते हैं, t7। ठीक है, t7 क्या होगा, तो डायरेक्ट हम t7 निकाल देते हैं कि a प्लस a कितना है, बोलिए 9, a प्लस n माइनस वन, n सातवां है ना, तो 7 माइनस 1 6, और d का मान कितना है, बोलिए 4। ठीक है, n माइनस सातवां निकाला, n माइनस वन इंटू डी, n का मान कितना 6, तो 6 चौके 24। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 6 चौके 24, और 24 और कितना हो जाएगा 24 और प्लस 9। ठीक है, तो 9 4 13, और ये हो गया आपका 33। ठीक है, समझ में आया, बोलिए समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फल्का आइडिया कुछ मिला ना, बोलिए हाँ मिल गया बहुत, 100% 100% नहीं 50%। एक सवाल और सेट करके रखें इसी टाइप का। ठीक है, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा और छठा पद क्रमशः इतना और इतना है तो 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, जैसे आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया तो इस सवाल को कोशिश कीजिए कि अपने से बना लें। तो बताया गया है कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद कितना है, बोलिए कि तीसरा बोला है ना, अब दिमाग में रखिए कि n का मान 3 चिपकाना है, यह 13 के बराबर है, तो 13 बराबर a प्लस n माइनस वन, मतलब क्या 3 माइनस 1 2d, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। फिर बताया गया छठा पद, छठा पद किसके बराबर है, तो बोलिए -5 के बराबर है, तो a प्लस छठा है ना, n का मान कितना रखना है 6, और 6 माइनस वन कितना हो जाएगा 5d। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, बस उसी टाइप से सोल्व किए हैं, उसी टाइप से सोल्व कीजिए और आंसर चिपकाइए। बोलिए कि अगर हम दोनों घटा दें तो साइन चेंज हो जाएगा, बोलिए एकदम, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये और ये कट गया, तो 13 5 कितना हो गया, बोलिए 18, और ये आपका माइनस में आ जाएगा। बोलिए गलती तो नहीं किए हैं, अच्छा चलिए जो होगा देखा जाएगा, फिर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। तो माइनस का आ गया आप लोग के पास 3d। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम d का मान निकालें तो d का मान कितना आएगा, बोलिए कि 6 18 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, चेक करेंगे, गलती होगा तो देखा जाएगा फिर से। अभी तक हम लोग के अनुसार d का मान -6 आया है। अगर d का मान -6 हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो -6 -12 हो गया, और -12 अगर इस साइड आके जुट गया तो कितना हो गया, a का मान 25 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, a का मान आपका कितना आ गया 25 आ गया। तो अब पूछा गया है कि 11वां पद क्या होगा, मतलब क्या कि t11 का मान आपसे पूछा है कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है,
11 का मान क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो a का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 25। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कलर, हो सकता है क्वालिटी अगर लो होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो a का मान आ गया आप लोग के पास 25 और प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, तो बोलिए 11वां टर्म निकाल रहे हैं, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, और d का मान कितना है, d का मान है आपका माइनस का 6। यही पूछा है कि t11 क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, बोलिए कि माइनस का 60 और प्लस का 25, तो कितना होगा, बोलिए कि 5 का डिफरेंस, 5 5 10। ठीक है, तो 30 दूना 60, 35 होगा, 35 होगा, वो भी किसमें, माइनस का। तो ये रहा माइनस का 35, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है कि 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हुई। ठीक है, क्या आ गया, क्या थे, धीरे किया गया, इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हुई तथा उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया। तो उड़ान की मूल अवधि क्या थी। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं कि दूरी तो बता दिया गया कि 600 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और ये चाल जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है, जिसके कारण उसको क्या हुआ कि 30 मिनट अधिक समय लग गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि समय का डिफरेंस जो है, मान के चलिए कि उसका पहले चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, और नया चाल जो है तो 200 घट जाएगा, x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों दूरी दिया गया है कि दूरी जो है आपका समय का, देखिए समय बराबर क्या होता है, बोले दूरी बटे चाल। तो बताइए कि किसका समय अधिक होगा, अगर इस चाल से चलेगा समय अधिक लगेगा, ये इस चाल से चलेगा तो समय अधिक लगेगा। बोलिए अगर चाल कम रहेगा तभी तो समय अधिक लगेगा, धीरे धीरे चलेगा तो टाइम अधिक लगेगा, इसका मतलब ये चाल से अगर चलेगा तो समय अधिक लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आप लोग के पास 600 है और ये हो गया x माइनस 200, और ये हो गया आपका फिर वही दूरी को, ये 600 को चला था x के चाल से। तो ये जो है मतलब कि इस दोनों समय का जो डिफरेंस है वह 30 मिनट। अगर ये चाल आप घंटा में लिए हैं तो आप इसको 1/2 या 30 मिनट बटे 60 कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। 30 मिनट कहने का मतलब क्या, आधा घंटा, तो 1/2 घंटा। आप इसको इस टाइप से सोल्व करके बना दीजिए और x का मान जो आएगा तो चाल निकल जाएगा आपका, उससे आप क्या कीजिएगा, फिर समय निकाल दीजिएगा कि अगर इस चाल से चलेगा तो समय कितना लगा होगा, तो इसी में रख दीजिएगा तो मान निकल जाएगा। ठीक है, या अगर कहीं आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए तो हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो में एक फार्मूला बताए थे आप लोग को कि डायरेक्ट दूरी, अगर कोई फिक्स दूरी को अगर कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से तय करता है और समय का अंतर डायरेक्ट दिया हो, तो एक फार्मूला हम लोग लगाए थे कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल। लिख दें क्या, भूल गए होंगे आप लोग। तो दूरी बराबर होता है भैया आपका चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल। ठीक है, समझिएगा, और बटे चालों का अंतर। ठीक है, चालों का अंतर, और इनटू क्या होता है, समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर, समय का अंतर, चालों का गुणनफल है ये, समझिएगा, x नहीं है, गुना है। ठीक है, तो देखिए अब दूरी दिया गया आप लोग के पास कि 600 है। ठीक है, दूरी दिया गया है कि 600 है, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल। तो एक चाल तो हम लोग x मान लिए, एक चाल हम लोग x मान लिए, और एक चाल क्या है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम। ठीक है, x माइनस 200। ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, दोनों चाल को अगर घटाइएगा x और x माइनस 2 तो 200 अंतर आप देख ही रहे हैं, और डायरेक्ट बताया गया है कि 200 किलोमीटर कम किया गया है, तो ये अंतर आप घटाने के बाद इतने आपका आएगा, या आप डायरेक्ट देखकर ही मार सकते हैं कि बताया गया है तो कि 200 किलोमीटर कमी हुआ है चाल में, तो अंतर ही है। ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू समय का अंतर, बता दिया गया है कि दोनों समय अवधि का जो अंतराल है वह 30 मिनट बढ़ गया। इसका मतलब समय का जो अंतर है, डायरेक्ट डिफरेंस आपको बता रहा है
कि 30 मिनट है। इसका मतलब अगर ये चाल आपका किलोमीटर में है, दूरी आपका किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आधा घंटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपका क्या इसमें द्विघात आ गया, हम द्विघात से बचने के लिए फार्मूला का यूज किए, यहाँ भी आके हम फंस गए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अब गुना कीजिए। बोलिए इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 200x और ये हो गया 2 दूना 4, सोचो 24 उधर आएगा, इधर आएगा माइनस में। ठीक है, उधर प्लस में जाएगा तो माइनस का 24 पर कितना शून्य हो जाएगा? बोलिए 2 इधर का 2 इधर का, 1 2 3 4 शून्य बराबर 0। तो इसको भी तोड़िए, द्विघात समीकरण में फंसी गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर 600 छो 24 छो 4, हाँ हो गया, माइनस का 600x और प्लस का 400x और माइनस का 24,000 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? बोलिए कि x का मान कितना आएगा? 600, माइनस वाला तो यही है, तो आप देखकर भी समझ सकते हैं कि x का मान यहाँ से 600 ही आने वाला है, क्योंकि माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, 400 आएगा माइनस वाला तो। ठीक है, तो x का मान अगर 600 आ गया है तो क्या पूछा गया है कि अगर वह मूल चाल से चलता तो उसका मूल अवधि क्या है? मतलब मूल अवधि कहने का मतलब क्या कि अगर वह x चाल से चलता है तो उसका समय क्या था? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? बोलिए दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है आपका 600 और मूल चाल आपका कितना है? बोलिए 600। तो ये एक बार में कटा तो मूल समय उसका 1 घंटा था। ठीक है, ऐसे भी देख रहे हैं कि 600 किलोमीटर दूरी है, 600 किलोमीटर चाल है, तो 1 घंटा में तय नहीं कर लेगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।